सर देखें, डाउनफॉल की बहुत सारी वजहें होती हैं। आप एक वजह से उसको डाउनफॉल, किसी को कोई डाउनफॉल बहुत बड़ा लफ्ज होता है, ठीक है। तो मैं शुरुआत पहले डिप्लोमेटिकली करता हूँ। चाइना का देखें, कोविड के बाद पूरी दुनिया का ट्रस्ट चाइना से उठ गया, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ट्रेड एंड मनी, एंड ट्रेड और जो मनी होता है वो ट्रस्ट के ऊपर और रिलेशंस के ऊपर चलता है, ठीक है। पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज, आज के वक्त में 2023 में चाइना नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और रशिया को छोड़ के किसी मुल्क को अपना दोस्त, अपना एलाय बोल सकता है? नहीं। और नॉर्थ कोरिया दुनिया का सैंक्शनड कंट्री है, दुनिया से कटा हुआ कंट्री है। पाकिस्तान खुद चाइना से पैसे मांग रहा है। तो बेसिकली ये दो कंट्रियां चाइना के लिए कोई बड़ी मदद नहीं है। तीसरा रशिया है। अब मैं रशिया चाइना के रिश्तों पे आना चाहता हूँ। रशिया और चाइना के दोस्ती तब तक है जब तक अमेरिका और रशिया की दुश्मनी है, क्योंकि इन ठीक दोनों है। का दुश्मन कॉमन है। इस वजह से इनकी दोस्ती है। रशिया की चाइना से कोई खास बनती नहीं है हिस्टोरिकली, ठीक है। और पहले मैं सिर्फ 50 साल पहले की बात कर लूं तो 50 साल पहले रशिया चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था। अमेरिका ने चाइना को बचाया था, ठीक है। और वो न्यूक्लियर बम आज की तारीख में भी चाइना के ऊपर दागे में है रशिया ने, व्लादिस्टॉक के पास, ठीक है। जो चाइना का बॉर्डर व्लादिस्टॉक पे लगता है, जो फार्दर रशिया जिसको हम कहते हैं। दूसरी चीज, रशिया चाइना रशिया की टेरिटरी क्लेम करता है। चाइना की जो आदत है ना दूसरों की जमीनें क्लेम करने की, वो उसने रशिया के साथ भी की हुई है। और उसने कहा हुआ है कि 2045 के बाद हम रशिया की भी जमीन कब्जा करेंगे। अभी आपने नक्शा देखा होगा, चाइना ने नक्शा निकाला 2-3 दिन पहले। उस नक्शे में उन्होंने रशिया की जमीन भी अपनी चाइना के अंदर दिखाई है। ठीक है। 5 मुल्क आसियान के हैं, एक रशिया है, एक इंडिया है, ठीक है। तीसरी चीज इस पे अगर मैं आता हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चाइना की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप इन्फ्लेशन में चला गया, काफी मुल्क आपके डिफॉल्ट हो गए हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही है, ठीक है। तो वहां पर स्पेंडिंग पावर इतना बचा नहीं, परचेसिंग पावर इतना रहा नहीं है। महंगाई की वजह, तो अब वो कंज्यूम कैसे करेंगे जब स्पेंडिंग पावर ही नहीं है? और कंज्यूम यूरोप कैसे करता था? मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को। तो कंज्यूम करने की ताकत ही नहीं है, तो वो इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे। जब वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो चाइना के एक्सपोर्ट्स गिरेंगे। पांचवी चीज, सऊदी अरब अभी गए थे। सऊदी अरब ने वो यूक्रेन समिट बुलाई थी कि यूक्रेन की कोई हल निकालते हैं, 40 मुल्कों को बुलाया था। चाइना ने यूक्रेन के 13 पॉइंटों पे एग्री कर गया, और वो 13 के 13 पॉइंट यूक्रेन की फेवर में, एक भी चीज रशिया के फेवर में नहीं है। तो चाइना और रशिया के जो रिश्ते हमें पिछले साल इतने मजबूत नजर आ रहे थे, वो पिछले अभी 2 महीनों में खराब होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। हम्म। मैं डिप्लोमेटिकली आ गया, मिलिटरीली बात कर लेते हैं। चाइना का जो आर्सनल है वो रिलायबल नहीं है, कॉपी की भी उनकी आर्सनल है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना का आधे से ज्यादा आर्सनल 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40-40 साल तक भी पुराना इतना आर्सनल उनके पास है। जो रिलायबल है वो इतना पुराना है, और वो सारा रशिया का आर्सनल है। और जो रिटायर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अभी आपको मैं बताऊं, 2023 में 18 सबमरीन जो साल चल रहा है, 2024 में 12 सबमरीन। 2 सालों में 30 सबमरीन चाइना की रिटायर हो रही है, ठीक है। हम्म। आप चाइना की कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी नेवी है, अगर सबसे बड़ी नेवी है तो तीसरे नंबर पे क्यों है वो? पहले पे क्यों नहीं है? दूसरे पे क्यों नहीं है? उसकी वजह ये रिलायबल नहीं है। बड़ी नेवी से कुछ नहीं होता ना, आपके पास अकल भी होनी चाहिए, उस नेवी को कैसे इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मॉडर्न वेपन्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, चाइना का इंटरनेशनली मिलिट्री बेसिस बहुत कम है, इंडिया से कम है। इंडिया से मिलिट्री बेसिस कम है चाइना के, तो आप लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसे लोगे, ठीक है। आप सुपर पावर जब बनना होता है तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, चाहे अमेरिका को सुपर पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दोनों तरफ से वो सुपर पावर है। ऐसे ठीक है। मिलिट्री सुपर पावर तो रशिया भी है, ठीक है। लेकिन रशिया इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, ठीक है। तो असल सुपर पावर का मायने कि हर चीज में नंबर वन होना, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। उसके बाद आप देखें, जो इंडिया की एयरफोर्स है वो तीसरे नंबर पे आती है, चाइना की एयरफोर्स चौथे पे आती है, ठीक है। इंडिया की जो आर्मी है वो चाइनीज आर्मी से ज्यादा तगड़ी और ज्यादा पावरफुल है,
क्योंकि वो उन हाइट्स पे 19,000 की हाइट पे भी लड़ सकती है। चाइनीज आर्मी नहीं लड़ सकती 19,000 की हाइट पे, उनकी सांसें फूलने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद चाइना दुनिया भर में वॉर एक्सरसाइजेस नहीं करता किसी भी मुल्क के साथ, वो अकेले ही अकेले कुछ ना कुछ करता रहता है। इंडिया हर साल 80 से ज्यादा वॉर एक्सरसाइजेस करता है, डिफेंस एक्सरसाइजेस, अलग अलग मुल्कों के साथ। इंडिया ने जंगें भी 4 लड़ी हैं तो जीती भी हैं, ऑपरेशन भी किए हैं, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो। चाइना ने आखिरी जंग आज से 50 साल पहले वियतनाम से लड़ी थी और वो वियतनाम से भी हार गए थे। तो चाइना के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस, वॉर एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। जो तीसरी चीज नेवी है, इंडिया नेवी में काम कर रहा है। आप कुछ सालों में देखिएगा नेवी में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। एक नेवी में अभी चाइना आगे है इंडिया से। ठीक है, इसके अलावा आप रॉकेट्स देख लें तो पूरा चाइना ही इंडिया के कब्जे में आता है अग्नि 5 के, और अब तो उनके पास अग्नि 6 है, सूर्या मिसाइल है, सूर्या का 12,000 है। ठीक है, तो इंडिया रॉकेट फोर्स जो चौथा हिस्सा होता है, जो उनका भी इनका भी। उसके अलावा आपका स्पेस फोर्स होती है। चाइना की स्पेस फोर्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। चाइना के पास स्पेस में सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैं, वो इंडिया के पास नहीं, लेकिन एक होती है स्पेस फोर्स होना। इंडिया ने अनाउंस कर दी है, उसको बनाने में इंडिया को शायद अगले 10 साल लग जाए, पर चाइना ने अभी तक अनाउंस भी नहीं की है। अब आ जाते हैं आपकी इकोनॉमी के ऊपर। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं, आप गिनते जाए। सालाना चाइनीज एयरलाइंस का जो लॉसेस है $832 मिलियन। 4 एयरलाइंस है चाइना की, गवर्नमेंट ओन। ठीक है, चारों के लॉसेस सालाना पिछले 3 साल से, और इस साल ये लॉसेस 1 ट्रिलियन को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इस साल लोग फ्लाई ही नहीं कर रहे। सेकंड, रेलवे पे आते हैं। चाइना के रेलवे का सालाना लॉस है $1.2 ट्रिलियन। दुनिया में सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क चाइना के पास है, लेकिन चाइना में आपको पता है सिर्फ 2 रूट ऐसे हैं बुलेट ट्रेन के जो प्रॉफिटेबल हैं, बाकी रूट पे बुलेट ट्रेन खाली चल रही है। तीसरी चीज, चाइना का रियल स्टेट सेक्टर आपका डिफॉल्ट कर गया, सारा का सारा बैंकरप्ट हो गया। अब वो कितनी क्यों इंपॉर्टेंट है? हर मुल्क में कोई ना कोई एक ऐसा सेक्टर होता है जो मुल्क की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। चाइना की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा रियल स्टेट था, 30%, 30%, बहुत बड़ा होता है। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं थी, रियल स्टेट में थी। हम लोगों को ऐसा लगता है ना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं चाइना में, नहीं, वो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा काम करते हैं। फैक्ट्रियों में कंस्ट्रक्शन के मुकाबले कम है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांडे, $300 बिलियन के लॉसेस हुए, बैंकरप्ट हो गई। $300 बिलियन की कंपनी। एक एवरग्रांडे में 45 लाख लोग काम करते थे, 45 लाख एक एवरग्रांडे में। एवरग्रांडे जैसी 200 कंपनियां आपकी डिफॉल्ट हो गई हैं। उसके बाद आप लास्ट ईयर नवंबर की बात करें, नवंबर में जो आपकी हू लाइन से ऊपर जो बैंकें हैं, जो बेसिकली हू लाइन से ऊपर जो जमीन है चाइना की, वो कब्जा की हुई जमीन है। तिब्बत है, शिंजियांग है, आपका इनर मंगोलिया है। यहाँ पर आपकी 7 बैंकें डिफॉल्ट कर गई, वो खत्म हो गई, 7 बैंक्स। ठीक है, लास्ट ईयर नवंबर में तो लोग उन्होंने टैंके खड़े कर दिए थे, बैंकों के बाद टैंक खड़े कर दिए थे कि कोई भी अगर हल्ला करेगा बैंक के पार तो उनको टैंक से गोलों से मार देंगे। और ये चाइना पहले भी कर चुका है। जो स्क्वायर था, मैं नाम भूल गया उसका। उसके बाद अगर आप देखें, उससे आगे आते हैं, चाइना को करेंसी। ठीक है, चाइना की जीडीपी कितनी है? 18 ट्रिलियन उनके मुताबिक, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो रिलीज करते नहीं है, तो हर किसी को शक है, पर उनके मुताबिक 18 ट्रिलियन है। और उनके मुताबिक चाइना का लोन कितना है? $52 ट्रिलियन। जीडीपी 18 है, लोन 52 ट्रिलियन है। दुनिया की जीडीपी आपको पता है, सालाना दुनिया की जीडीपी $98 ट्रिलियन है। Oh my God. जीडीपी का आधा तो लोन लेके बैठे हुए हैं ये भाई साहब। 3 गुना ज्यादा लोन है, 3-3.5 गुना जीडीपी का। और वो जीडीपी जिसको हम मानते भी नहीं कि सच्ची है, क्योंकि उन्होंने पेपर ही नहीं निकाले हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हद भी मान लो तो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना, इससे ज्यादा की इकोनॉमी नहीं है। पिछले साल 8,500 कंपनियां चाइना से निकली, इस साल जुलाई तक। ठीक है, आपकी 4,500 कंपनियां निकली, सॉरी जुलाई कह रहा हूँ, जून की एंड तक, जनवरी से जून 6 महीने। ठीक है, अब ये चाइना के आंकड़े हैं। अगर चाइना के आंकड़े हमेशा गलत ही होते हैं, आप उसका 3 गुना लेके चलें।
अगर इतनी कंपनियां निकली हैं तो आप समझ 8,500 कह रहे हैं तो कम से कम आपकी 8 8 16 16 24,000 कंपनियां निकली होंगी। जरूरी थोड़ी ना हर कंपनी की फैक्ट्री हो चाइना में, कुछ फैक्ट्रियां सही बात। चाइनीज की भी तो है ना, चाइनीज फैक्ट्री हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए कि आप हमारे लिए बनाओ, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो कैंसिल हुए हैं पिछले 3 सालों में। पिछले 3 सालों में चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 14% गिरा है लगातार। अभी अगस्त में आया था कि चाइना में जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है वो 21.4% है। 21.4% यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा एक चाइना में अभी और नया स्कैम पकड़ा है कि वो अपनी करेंसी को किस तरह चला रहे हैं और लोन कैसे चुका रहे हैं। चाइना ने क्या किया है, एक ही सीरियल नंबर के 6 6 नोट छापे हुए हैं। ठीक है, आप नोट उतने ही छाप सकते हो जितने आपके पास गोल्ड के रिजर्व हो या डॉलर के रिजर्व हो, जो भी आपकी करेंसी को बैक करती है। गोल्ड बैक करेंसी है तो गोल्ड उतना होना चाहिए, डॉलर बैक है तो डॉलर उतना होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, एक सीरियल नंबर के 6 6 नोट छाप दिए। इस तरह वो इकोनॉमी चला रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो चीज मैं मानता हूं, पर जितनी बड़ी वो दिखाते हैं इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, और जो बड़ी है भी उसके फाउंडेशन खराब है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका की इकोनॉमी के हालात बहुत ज्यादा खराब है, ऑलमोस्ट चाइना जैसे ही हाल है, तकरीबन आप समझ लें चाइना से 3 साल पीछे चल रहा है अमेरिका। ठीक है, लेकिन अमेरिका कभी भी तबाह नहीं होगा, टुकड़ों में नहीं बटेगा, ठीक है, खत्म नहीं हो जाएगा। अमेरिका के फाउंडेशन स्ट्रांग है। अमेरिका की कुछ करंट गवर्नमेंट्स ने मुंह काला किया, इस वजह से उसकी इकोनॉमी खराब हुई है, लेकिन अमेरिका के फाउंडेशन खराब नहीं है, उसके फाउंडेशन जो हैं मुल्क के वो स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर आप देखें एक बड़ा फंडामेंटल सा फर्क है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। चाइना जो एक्सपोर्ट करता है, अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाए चाइना नहीं चल पाएगा। ठीक है, अमेरिका इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो अगर इंपोर्ट करना बंद कर दे तो अमेरिका नहीं चल पाएगा। इंडिया जो बीच में आता है वो एक स्वीट स्पॉट पे आता है, क्योंकि इंडिया कंजम्पशन अपने एक्सपोर्ट से ज्यादा करता है, इंडिया जितना बनाता है उतना खपा भी लेता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कितना, आपकी कंजम्पशन कितनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे चलते हैं कि इंडिया को प्रेफर क्यों किया जा रहा है अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है तो कंपनियां गवर्नमेंट के खिलाफ भी केसेस कर सकती हैं इंडियन कोर्ट्स में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में। अगर गवर्नमेंट कहीं पे जोर जबरदस्ती करती है या नाजायजी करती है, रिश्वत में मांगती है, वो कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का ये फायदा होता है जो चाइना में आप नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी की कॉपी नहीं बनेगी, कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगा, किसी की टेक्नोलॉजी नहीं चुराई जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। चाइना में वैसा नहीं होता। एग्जाम्पल दे देता हूँ, टेस्ला चाइना गया तो टेस्ला की रिवर्स इंजीनियरिंग करके BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकलवा ली, इस तरह कॉपी कर लिया। और बाकी तो आपको पता है आईफोन, दुनिया की हर चीज की कॉपी चाइना में मिलती है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ है। टेक्नोलॉजी के नाम पे चाइना के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका चोरी किया हुआ है टेक्नोलॉजी। स्पेस, मिलिट्री, मैन्युफैक्चरिंग, साइंस, सब उनकी चोरी की टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर बाय द मैं इसका भी आंकड़ा दे दूं, सालाना एक साल में सिर्फ अमेरिका को इस टेक्नोलॉजी चोरी से $600 बिलियन के लॉस होते हैं। $600 बिलियन का लॉस होता है सिर्फ टेक्नोलॉजी चोरी करने से, जो चाइना करता है अकेला। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, इंडिया में पढ़ी लिखी यूथ है, स्किल लेबर है, गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, सस्ती जमीनें हैं। ठीक है, फिर आपका पॉपुलेशन डिविडेंड भी है ना, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे जाके पॉपुलेशन डिविडेंड को। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी है, जुडिशियल सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा है। अब आ जाती है लॉजिस्टिक्स। एक होती है इंटरनल लॉजिस्टिक्स जिस पे इंडिया काम कर रहा है, इंडिया उसको 2032 तक कवर कर लेगा, उसके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं। एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स होती है, चाइना बिल्कुल कोने में है। ठीक है, आप कोने में है इधर, यहां से अगर माल चाइना को पहुंचाना है वो पूरी दुनिया क्रॉस करके जाता है, इंडिया बीच सही में बात आता है। है। इंडिया बीच में आता है। ठीक है, तो इंडिया का जो है वो सेफ साइड पे है, उसके लॉजिस्टिक कॉस्ट इधर भेजनी है तो भी सस्ती है, इधर भेजनी है तो भी सस्ती है दुनिया में। फिर इंडिया ने अपने रूट बनाए हुए हैं, यूएई से आपका इसराइल तक जो रेलवे लाइन लगाई जाएगी वो एक रूट है। ठीक है, आपका INST है, सेंट्रल एशिया का और ईस्टर्न यूरोप को कवर कर रहा है, वो 7,500 किलोमीटर की रेलवे लाइन वो INST है। अगर आप ईस्टर्न यूरोप शिप से भेजेंगे तो वो 16,000 किलोमीटर है, आधा हो गया। लॉजिस्टिक तो कॉस्ट कम कर दी उन्होंने। सिमिलरली इधर भी वही काम हो गया।
अफ्रीका जाता है तो इंडियन ओशन है, नीचे जाके अफ्रीका आ जाता है। एक अमेरिका है, अमेरिका भी सस्ता पड़ता है इंडिया को, क्योंकि वो एक चाइना से तो आगे ही है ना। फिर आप जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो सिक्योर रूट्स होते हैं, चाइना का ट्रेड रूट जब इंडिया चाहे अपनी मन मर्जी के, ठीक है, अपने बलबूते पे बगैर किसी की मदद के जितना चाहे तब तक वो बंद करके रख सकता है स्ट्रेट ऑफ मलाका को। स्ट्रेट ऑफ मलाका अगर बंद हो गया तो चाइना की नसें बंद हो जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलाका से उसका तेल जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलाका से उसका ट्रेड जाता है। और इंडिया ने जो घेरा बांधा है, चाइना के इंडियन ओशन में 3 मिलिट्री बेसेस है इंडियन ओशन में। मैं आपको इंडिया के साउथ चाइना सी में गिनवा देता हूँ। इंडोनेशिया में आपके पास सबांग है, सिंगापुर में चांगी है, ठीक है, वियतनाम में हुलोंग पोर्ट है, जापान में क्रॉस मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, व्लादिवोस्टॉक का इंडिया को एक्सेस हुआ मिला हुआ है, फिलीपींस का भी मिला हुआ है। उसके अलावा साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं, चाहे वो साउथ कोरिया में, चाहे वो जापान में है, चाहे फिलीपीन में है, चाहे ताइवान में है, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस का बैका लोमकासा और तीसरा कोई एग्रीमेंट था, मैं नाम भूल गया। बैका लोमकासा और एक और एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ इंडिया का। अमेरिकन बेसिस को इंडिया एक्सेस कर सकता है। इतने बेसिस साउथ चाइना सी में जाके इंडिया एक्सेस कर सकता है। क्या चाइना को वो फेवर, वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, वो रिपेयर, वो रिफ्यूलिंग, ठीक है, रीसप्लाईज इंडियन ओशन में मिलेंगी? इंडियन कभी भी ओशन नहीं, का तो कभी भी नहीं। इंडियन ओशन का तो बाप है इंडिया, ठीक है। सही बात है, सही बात है। इंडियन ओशन इट इज बेसिकली इंडिया। उसको इंडियन ओशन में भी इंडिया के बहुत सारे बेसिस हैं, इंडिया के अलावा भी बहुत सारे बेसिस हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी है। इसके अलावा मैं आता हूँ पॉपुलेशन डिविडेंड की, जो मैंने बात की। इंडिया में यंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन अगले 50 से 60 साल तक ये डिविडेंड रहेगा। इंडिया में यूथ पॉपुलेशन का जो एक मार्जिन होता है, या जो एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है, या जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो करंटली है ना, जो कहते हैं यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये अगले 50-60 साल तक रहने वाली है। चाइना में उल्टा आबादी कह रहे हैं कि 2070 तक, 50 साल बाद 2070 तक चाइना की आबादी 1.4 बिलियन से कम होके 800 मिलियन हो जाएगी। और चाइना में आज भी बूढ़े बूढ़े लोग हैं, ठीक है। 40 उनकी एवरेज एज है, 39-42 एवरेज एज है चाइना की। और वो भी आबादी कम होगी फ्यूचर में जाके मजीद। अच्छा, इसके अलावा ये पॉपुलर, अबे मैं आखिरी चीज और एक और इसमें ऐड कर दूं। जो इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी, तो आपको पता पूरी दुनिया में एक वाहिद कंट्री इंडिया है जिसने इंसर्जेंसीज को सक्सेसफुली खत्म किया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहुत सारी। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने टेररिज्म कंप्लीट खत्म की, इंसर्जेंसी को नहीं। कहते, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, ठीक है। थोड़ा सा बता दें क्या डिफरेंस है। सर टेररिज्म वो होता है जो आपके बाहर से लोग आते हैं। बेसिकली मैं अगर सिंपल लफ्जों में समझा रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, आसान लफ्जों में इंसर्जेंसी वो होती है जो मुल्क के अंदर होती है, टुकड़े करना चाहती है जो मुल्क के अंदर रह के, ठीक है। तो स्लीपर खालिस्तान, सेल्स जैसे कह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, स्लीपर सेल्स नहीं, इंसर्जेंसी, ठीक है। सही। जैसे खालिस्तान इंडिया में हो गया, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, ठीक है। आपकी दूसरी जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी हो गई, JKLF वगैरह जो थे। उसके अलावा हिस्ट्री में और भी रहे। इंडिया ने 85% इंसर्जेंसी खत्म की है मोदी जी के 9 सालों में। 85% इंसर्जेंसी खत्म करी है। चाइना में तो इंसर्जेंसी अभी शुरू हुई है, शिंजियांग वाले शुरू करके बैठे हुए हैं, ठीक है। शिंजियांग में भी दो हैं। एक उनका इंसर्जेंट ग्रुप है, मतलब फ्रीडम मूवमेंट का ग्रुप है पॉलिटिकल। एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको आप इंसर्जेंट, मिलिटेंट, टेररिस्ट, चाइना वैसे होता है टेररिस्ट बोलता है, बेसिकली उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम मिलिटेंट बोलेंगे या इंसर्जेंट बोलेंगे। हथियार वो भी उठाता है, पर दोनों में फर्क है। इंसर्जेंट का हथियार उठाने में और टेररिज्म के हथियार उठाने में फर्क है। टेररिस्ट जब हथियार उठाता है तो उसका एक ही हल है, गोली मार दो। इंसर्जेंट का जब हथियार उठाता है तो पहला हल आप ये देखते हो कि इससे बातचीत करके बहला फुसला के वापस ले मेन स्ट्रीम में लाए, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हमारी जमीन के, हमारे मुल्क के लोग हैं। नहीं मानता तब गोली मारी जाती है। टेररिज्म से ऐसी कोई बात नहीं होती। टेररिस्ट को सीधा गोली मारी जाती है। ये फर्क मैं आपको बेसिकली समझाऊं सिंपल लफ्जों में। आई गॉट योर पॉइंट। शिंजियांग है, तिब्बत वाले हैं, आजादी,
उधर आपका इनर मंगोलिया, वो आजादी मांग रहे हैं कि हमें आजाद होना है। ये चाइना का 50% के करीब बनता है। जो 3 इंसर्जेंसियां तो ये चल रही हैं, और कितनी चल रही होंगी वो किसको पता है, क्योंकि चाइना से डेटा बाहर नहीं आता। ये जो थोड़ा बहुत भी बाहर आ रहा है उसके मुताबिक ही इसके ये हालात खराब है। अगर पूरा का पूरा ही डेटा बाहर देने हैं, जैसे दुनिया के हर मुल्क का डेटा है, तो इसके तो मुकाला हुआ है चाइना का। आखिरी चीज जो मैं अब इस पूरे सिनेरियो में डाल दूं, तिब्बत में दलाई लामा मतलब एक ही आवाज है, ठीक है। दलाई लामा की एक आवाज, तिब्बत इकट्ठा। दलाई लामा कहाँ रहते हैं? इंडिया में। उनको का रेफ्यूजी कहाँ मिली हुई है? इंडिया में मिली हुई है। इंडिया बिल्कुल। तिब्बत को स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा मसला क्या है? ताइवान, ठीक है। तो ताइवान के साथ कॉपरेशन इंडिया की पिछले 3 सालों में कितनी बढ़ी है? इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल कॉपरेशन, माइग्रेशन की कॉपरेशन, उसके अलावा अभी तो मिलिट्री कॉपरेशन। अभी तो 3 मिलिट्री चीफ गए हुए थे आपके ताइवान में, और सिम्युलेटर्स भी साथ में गए हुए थे। मतलब हम उनके साथ मिलिट्री इंगेजमेंट भी इंडिया कर रहा है ताइवान के साथ। आप वो समझे, इकोनॉमिक इंगेजमेंट 3 सालों में बहुत बड़ी है। इकोनॉमिक इंगेजमेंट का आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं मैं। 3 साल पहले इंडिया के अंदर 125 कंपनियां थी ताइवान की, अभी 250 हैं 3 साल के अंदर अंदर। तो आप वाओ। ये इंक्रीज देखें। पहले एक कल्चरल सेंटर था, फिर दूसरा खुला, तीसरा अभी खुला 2-3 महीने पहले। कल्चरल सेंटर जो होता है, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर जो होता है ताइवान का, इंडिया के अंदर 3 सेंटर हैं ताइवान के। तो ये बढ़ता जा रहा है। वो एक अच्छा सा मैंने कहीं पे सुना था, अक्साई चीन तो बहाना है, ताइवान को तिब्बत बनाना है। हम्म। ये बहुत गहरी है भाई। यही है चाइना का मोटा मोटा, अगर आप देखें तो ये सब कुछ है। तो दिविक भाई, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी ये भारत स्टेप्स फॉलो कर रहा है, मजीद इस टाइम जो अमेरिका में मुश्किलात वगैरह आ रही हैं, ये कितने अरसे तक मजीद अपनी पोजीशन को सस्टेन करेगा अमेरिका? अमेरिका को तो थोड़ा टाइम लगेगा। अमेरिका को देखें, अमेरिका अल्टीमेट सुपर पावर है। इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, डिप्लोमेटिक सुपर पावर है। उसको गिराने में टाइम लगता है, चाइना को गिराने में टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, दुश्मन जब खुद गलती कर रहा हो ना, तो आपको उंगली नहीं करनी चाहिए। तो सही चाइना बात है। और अमेरिका वही कर रहे हैं। वो खुद ही गलतियां कर रहे हैं, तो इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं। इंडिया अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और कर रहा है। वो अपने आप को खुद ही तबाह कर रहे हैं। भाई अमेरिका की 3 बैंकों को डिफॉल्ट इंडिया ने तो नहीं किया ना। वहां की हम्म। 183 बैंक्स को ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी खड़ी हुई है, वो इंडिया ने तो नहीं किया। इंडिया ने तो ओबामा को नहीं कहा था ना कि सारी इंडस्ट्रियां निकाल के चाइना भेज दो, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, इंडिया ने तो नहीं कहा ना। इंडिया ने तो नहीं कहा ना कि अमेरिका को कि तुम अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारी हाई कर दो, एम्यूनेशन अपने नीचे कर दो, 40 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन लेके आओ, अपनी जीडीपी से ज्यादा डेट ले लो। ये सारे अमेरिका के हालात हैं। अमेरिका की भी जीडीपी से ज्यादा ही डेट है, ठीक है। ये वो अलग बात है कि चाइना जितना नहीं, चाइना का तो 3.5 गुना है, अमेरिका का थोड़ा बहुत ऊपर है, 2-3 या 4 ट्रिलियन ऊपर है, पर है तो है। तो बहुत दिविक फर्क है। भाई, क्या लगता है कि कितनी कंट्रीज अभी मौजूदा करंट टाइम में ऐसी हैं जो सुपर पावर पे नजर लगा के बैठी हुई हैं, जिन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में वो सुपर पावर बन सकती हैं? अल्टीमेट सुपर पावर का जो मादा होता है ना, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, वो इंडिया के पास है अल्टीमेट सुपर पावर की। पर एक जो वैसे जो सुपर पावर होते हैं, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, रशिया कायम रहेगा। अमेरिका देखें दूसरे तीसरे पे आ जाएगा। मैंने कहा ना, अमेरिका के फाउंडेशन स्ट्रांग है, ठीक है। हम्म। अमेरिका के हालात चाइना वाले नहीं होंगे। अमेरिका गिरेगा, लेकिन वो गिर के जमीन पे नहीं आ जाएगा, वो 2-3 माले ही गिरेगा, बस इतना ही है। ब्राजील है आपका, मिडिल ईस्ट में से कोई कंट्री निकल सकता है, यूएई निकल सकता है या सऊदी निकल सकता है। सऊदी का थोड़ा मुश्किल लगता है, यूएई के चांसेस ज्यादा है। इंडोनेशिया है आपका, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है आपका, साउथ अफ्रीका है। और अगर इजिप्ट अगर कोई ढंग के फैसले ले तो फ्यूचर में इजिप्ट भी है। इजिप्ट के अंदर पोटेंशियल बहुत है टॉप 20 में, टॉप 10 में आने का। लेकिन बात यह है कि वो ढंग के फैसले ले तब की बात है। नाइजीरिया है। ये मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ, 10-20 साल की बात नहीं कर रहा। 50 साल में ये आपको टॉप 20 में, वैसे भी रिपोर्टें भी हैं, पर इनके अंदर वैसे भी पोटेंशियल भी है, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, टैलेंटेड यूथ भी है, एजुकेटेड लिटरेट इनकी पब्लिक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स
तकरीबन सही है, थोड़े बहुत खराब हैं तो वो उन पे ध्यान देंगे तो वो भी सही हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क नहीं हुआ हुआ। एक इजिप्ट है जिसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पर इजिप्ट में पोटेंशियल बहुत है। इजिप्ट अगर सही फैसले लेता है तो वो बहुत आगे ले जा सकता है। सही सही सही। एक और चीज बहुत। आखिर में कह दूं, जी जी, प्लीज प्लीज। रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप को तबाह तो किया है, ठीक है, लेकिन यूरोप को खत्म चाइना करेगा। क्योंकि यूरोप में जितने भी आपके हेज फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, पेंशन फंड्स, सॉवरेन फंड्स, होल्डिंग कंपनीज जितनी भी हैं, उन सब ने चाइना के अंदर इन्वेस्ट किया है। चाइना डूबेगा तो यूरोप का पैसा डूबेगा, चाइना डूबेगा तो यूरोप खत्म होगा। क्योंकि रशिया ने डुबा दिया है, बाकी उसकी जान निकालना चाइना के हाथ में है। चाइना जाएगा, यूरोप जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिविक भाई, आज आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं आप। यकीन करें बहुत से ऐसे लोग भी होते होंगे जिन्हें थोड़ी ऊपर से आपकी बातें लगती होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ जितनी डिटेल में आप मतलब टॉपिक को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ये वाकई मतलब एक बड़ा ही मतलब प्लस पॉइंट है हमारे लिए भी, हमारे देखने वालों के लिए भी। और ये आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के ये जो मालूमात का खजाना है वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। शुक्रिया अली भाई, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। मैं अभी टाइम हमारा खत्म हो गया, नहीं तो मैं चाइना का एक एग्रीकल्चर और पानी का भी इशू है, वो हम फिर अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो भी एक आखिरी पॉइंट है, वो अभी मेरे जहन में आया, वो मेरे जहन से निकल गया था, नहीं तो उसको भी सर डिस्कस मैं कर लेते, पर वो पर्सनली नेक्स्ट टाइम। चाहूंगा एक टॉपिक हम ब्रिक्स के ऊपर भी करें, जो न्यू दिल्ली के अंदर होने जा रही है मीटिंग, इस G20। हवाले से भी एक G20। G20, तो इसके ऊपर भी जो है ना हम एक सेशन करें, वो आपकी अवेलेबिलिटी पे है कि जब आप इजीली अवेलेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी देखने वाले व्यूअर्स को कहूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आप मजीद किन टॉपिक्स पे दिविक भाई को सुनना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि दिविक भाई जो है वो आपके साथ मालूमात का खजाना जो है वो शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजा को दें इजाजत, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिविक भाई आपका प्रोग्राम में आने के लिए। अल्लाह निगहबान।